साल 1812। हरिद्वार का कुंभ मेला। आप सोच रहे होंगे कि लोग गंगा स्नान के लिए इकट्ठे हैं। नहीं, भीड़ एक बाजार के चारों तरफ खड़ी थी। पर ये बाजार मसालों या कपड़ों का नहीं था। वहां बिक रहे थे इंसान। एक 10 साल के पहाड़ी बच्चे की बोली लगाई जा रही थी। फाइनल कीमत सिर्फ 10 रुपये। एक घोड़े या कुत्ते से भी सस्ता। बेचने वाले थे नेपाल के गोरखा सैनिक और खरीदने वाले थे देश विदेश के व्यापारी। आज हम जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि 200 साल पहले उस भूमि को नरक बना दिया था। एक ऐसा दौर जब पहाड़ों पर कानून नहीं, सिर्फ खुकरी की धार चलती थी। इसे स्थानीय भाषा में कहा गया गोरख्यानी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इसका इतिहास नहीं जानेंगे, बल्कि उस सिस्टम का एनालिसिस भी करेंगे जहां पे उत्तराखंड की आबादी जो थी 25% या तो मार दिया था उस आबादी को, या फिर पलायन करने पे मजबूर कर दिया था। और गहराई से समझते हैं इस खौफनाक शासन के पीछे की पूरी कहानी को। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था कि जो नेपाल के गोरखा थे अचानक उत्तराखंड आए क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन का लालच था? नहीं, ये जमीन का लालच नहीं था। ये एक सोची समझी इंपीरियलिस्ट स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पे स्टार्ट हुआ कुमाऊं में 1790 में हवाल बाग से। हवाला बाग में जब महेंद्र चंद जो राजा थे, उनको गोरखाओं ने हरा दिया और कुमाऊं पर कब्जा यहाँ पे कर दिया। अब 1790 के बाद यहाँ पे टारगेट इनका क्या था? असली टारगेट था इनका गढ़वाल का किंगडम। क्योंकि वह क्या था, राजा संपन्न राज्य था। ठीक है, धन धान्य से संपन्न था। अब जो राजा प्रद्युम्न शाह थे वहां के, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चला रहे थे। 12 साल तक उन्होंने राज किया। और यहाँ पे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई, एक कैटलिस्ट हो गया। 1803 का भूकंप आ गया, जिसमें क्या किया उन्होंने, उस भूकंप ने गढ़वाल की कमर तोड़ दी। कैसे? भूखमरी हो गई, तबाही मच गई वहां भूकंप से। तो वहां पे ये चीजें सब होने लगी, भूखमरी तबाही। तो इसका ही फायदा उठाया गोरखाओं ने और फाइनल बैटल खेली 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में। और यहाँ पे प्रद्युम्न शाह को शहीद कर दिया और ये गढ़वाल पे भी क्या कर दिया, शासन स्टार्ट हो गया इनका। अब बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल जस्टिस सिस्टम की जो गोरखा लोग चलाते थे। और ये गोरखा लोग ऐसे थे, ये बिल्कुल अपना लिखित कोई कानून नहीं था इसका, इनका जैसे अंग्रेज लोगों का लिखित कानून था, उनकी तरह इनका कोई लिखित कानून नहीं था। उनका बस कानून था दिव्य ऑर्डर, यानी कि दिव्य ऑर्डियल्स। ये इनका जो कानून था दिव्य, यानी कि इसमें 3 तरह के कानून थे। पहला इसमें था, ये था गोला दीप, यानी कि द आयरन बॉल। एक गोले की बॉल होती थी, यानी कि आयरन लोहे की बॉल होती थी, उसको गर्म किया जाता था और उसको कोई जैसे दोषी होगा तो उसको उसके हाथों में पकड़े रहना पड़ता था। अगर उसमें तुम्हारे हाथ जल गए तो आप क्या हैं, दोषी साबित हो गए हैं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? दूसरा था यहाँ पे कढ़ाई, कढ़ाई दीप, बॉइलिंग ऑयल। यहाँ पे क्या करते थे, खौलती हुई कढ़ाई में हाथ डालना होता था। अगर आपके हाथ नहीं जले तो आप बेगुनाह हैं, और अगर हाथ जल गए आपके तो यहाँ पे आप क्या हैं, गुनहगार हैं। और तीसरा था द वेटिंग स्टोन, यानी कि तराजू का। यहाँ पे उस तराजू में एक तरह से पत्थर था, उसको टच करना होता था। और अगर उसका वजन घट या बढ़ जाए, अब मान लो एक साइड पत्थर रखा है, अगर कोई उस पर हाथ रखेगा तो या तो वो नीचे को झुकेगा झुकेगा, जाहिर सी बात है। अगर झुक गया ये, तो इसका मतलब क्या था, सजाए मौत। वाह भाई, ये पागलपन नहीं था, ये क्या थी, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। ताकि क्या है, कोई भी हिम्मत करे ना, मतलब कि कोई भी विद्रोह करने की हिम्मत ना करे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बेगुनाह को सजा देने चले लगे तो कोई भी कौन बोलना पसंद करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है किसानों की। जरा सोचिए, एक किसान, ठीक है, जो खेती कर रहा है, उस पे इतना टैक्स लगा देता था गोरखा शासन कि वो अपनी जमीन ना, मतलब जमीन अपनी बचा ही नहीं पाता था। ठीक, और उस जो टैक्स था, वो टैक्स का नाम इन्होंने रखा था पुगंडी, यानी कि पुगंडी। ठीक,
ये क्रसिंग टैक्स था, एक हिसाब से लैंड टैक्स इसको बोला जाता था, जिसे चुकाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता, अपना घर बार सब बेच दे, बैंकरप्टी आ जाती थी उनके अंदर, ठीक, यानी कि दिवालियापन आ जाता था। जब दिवालियापन आ गया, उनको अगर वो टैक्स नहीं चुका पाए तो उनको क्या करते थे, कैदी बना लेते थे। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो हमारे इतिहासकार हैं एटकिंस, वो भी कहते हैं, यानी कि उनके अनुसार गोरखा शासन के जो दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा उत्तराखंडियों को क्या बना देता था, दास यानी कि स्लेव बनाकर नेपाल, ये नेपाल और उसके भी इधर उधर क्या बेच दिया जाता था। दोस्तों, ये मानव इतिहास का वो काला पन्ना है, वो काला सच है, जिसके बारे में आज की पीढ़ी को शायद ही पता हो। लेकिन होता क्या है, कोई भी जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा टिकता नहीं है। तो द क्लैश ऑफ एम्पायर्स ये कैसे हुआ, गोरखाओं का जो एम्पायर था वो कैसे टूटा, यहाँ पे बात आती है। गोरखाओं की जो महत्वाकांक्षा थी बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, और उनका सामना होता है अंग्रेजों के सामने। तो 1814 से 16 तक के जो युद्ध हुए थे, एंग्लो और गोरखा वॉर, उसमें क्या हुए थे, अंग्रेजों को तो पता था कि वो अगर ब्रिटिश मतलब कि अगर वो मैदानों में जीते, मैदानों में अगर उन्होंने युद्ध किया तो वो जीत जाएंगे, लेकिन पहाड़ों में किया तो भैया वो हार जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखने को मिलती है द ट्रीटी ऑफ सुगौली, यानी कि सुगौली की संधि होती है और गोरखाओं को क्या होता है, वापस जाना पड़ता है, ठीक, नेपाल वापस जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने एक उत्तराखंड को क्या, उत्तराखंड का एक कांड करके चले गए। वो क्या करते हैं, उत्तराखंड को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग इधर साइड का पश्चिम वाले को ब्रिटिश गढ़वाल बोल दिया जाता है, और पूर्वांचल को, पूर्वी भाग को टिहरी रियासत बोल दिया जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ कलेक्टिव ट्रॉमा की। तो गोरख्यानी जो था शासन था, सिर्फ एक शासन नहीं था, एक सामूहिक कलेक्टिव ट्रॉमा था, ठीक है। ये एक आज जब हम अपनी विरासत की बात करें तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, इन पहाड़ों को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या सहा है, ओके। और यहाँ पे मुझे एक चीज बताएं कि आपको लगता है कि गोरखा शासन की जो ये सच्चाई है, इतिहास की किताबों में दबा दिया गया है? यहाँ पे कमेंट में आप जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उत्तराखंड का असली यहाँ पे इतिहास सभी के सामने आ सके, जो भी है। तो ये था आज का उत्तराखंड के एक गोरख्यानी जो शासन था गोरखाओं का, उसका जो शासन था वो कैसा था उसके बारे में। अब मिलेंगे अगले